नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार कर्नाटक की जेडीएस पार्टी एनडीए का हिस्सा बन ही गई और जैसे कि उम्मीद कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि ये जो है जिस तरह से एचडी देवेगौड़ा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी। नई संसद के उद्घाटन के समय में भी उनको बुलाया गया था, राष्ट्रपति जी के भोज में भी निमंत्रण उनको दिया गया था और मोदी जी की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर भी उनका मान सम्मान रखे हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर एनडीए का हिस्सा बने। और वो अब हो गया। जेडीएस अब अधिकृत रूप से एनडीए का हिस्सा हो गई है। दिल्ली के अंदर जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनसे मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा उस समय मौजूद थे। सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है और सीट शेयरिंग पर लेकर के अब जब ये सारी बात हुई है तो एचडी कुमार स्वामी ये मुलाकात के बाद ये कह रहे हैं कि ठीक है, अब हमारी प्रारंभिक बातचीत हो गई है और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर कोई आपस का विवाद नहीं है। अब मेन मकसद है कि किस तरह से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। इतना तय आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा है कि जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मतलब क्या है। इसका मतलब खाली तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट आप देखेंगे कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेगा। कर्नाटक में तो सरकार बनी हुई है अभी कांग्रेस की, पूर्ण बहुमत है, लेकिन आने वाले समय में जो डीके शिव कुमार हैं आप देखेंगे कि वो कांग्रेस छोड़कर कम से कम कर्नाटक में तो ये हो रहा है असहज है, एक इशारा होगा वो छोड़ के आएंगे। तो कर्नाटक में भी सरकार भी अदल बदल हो सकती है। यानी वहां आप देख सकते हैं कि अब इसके बाद उथल पुथल हो गई है, तो चुनाव तो नया नहीं कराने की जरूरत है, लेकिन वहां डीके शिव कुमार अगर एक गुट को लेकर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां दोनों स्थिति है, सरकार गिरकर फ्रेश चुनाव, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये चुनाव किस तरह से कराए जाएंगे। जो मेरा अनुमान है वो ये है कि 2024 की लोकसभा की तैयारी चुनाव की भारतीय जनता पार्टी यानी सभी पार्टियां कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तब तक जो है ये कर्नाटक में सरकार इसी तरह चलती रहे। जो जनता से वादे इन्होंने किए हैं उन वादों में बड़ी अनियमितता अब सामने आ रही है। फ्री बस को देख करके जो महिलाओं के लिए की गई थी उसमें बसों की हालत वही है, बस बढ़ नहीं रही है। और वहां बाकी जो समाज है यानी थ्री व्हीलर वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, उनके अंदर असंतोष हो रहा है। बिजली फ्री की बात थी, बिजली फ्री कुछ लोगों को मिल रही है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही है, उसकी भी कंप्लेंट आ रही है। और पिछले दिनों डीके शिव कुमार का बयान था कि खजाना तो खाली है। यानी जिन्होंने भी ये फ्री की रेवड़ी बांटने की बात की है वहां खजाना तो खाली है। चाहे आप हिमाचल देख लो, चाहे आप पंजाब देख लो, फिर अब कर्नाटक से भी ये खबरें आ रही हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस की ये जो गलतियां हैं, जनता का जो ये आक्रोश है, उसका लाभ उसको वोट के रूप में मिल जाए। तो एक उम्मीद है 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का लक्ष्य रखे हुए है और यह हो सकता है। और इसीलिए अभी सरकार को नहीं छेड़ा जाएगा। डीके शिव कुमार खुद से असंतोष थे पहले ही दिनों जब सरकार बनी थी, आपने देखा कि बयान आया था और बयान आने के बाद में ये वो कह रहे थे कि साहब मुझे तो हाईकमान का फोन आ गया, वरना मैं तो जो है चाहता था कि भाई इस तरह से बनाने के लिए मेरे तो मन में था ही नहीं। तो कुल मिलाकर के मजबूरी के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उनकी इस बात से लगता है ये जो है अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव यहां तब जो है ये साथ मिलकर के लड़ेंगे जेडीएस और बीजेपी। डीके शिव कुमार उस समय पलटी मार सकते हैं, एक अपना गुट बना सकते हैं और वो भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी अभी सूचना आ रही है। लेकिन बहरहाल इस बात से आपको इतना तो समझ ही जाना चाहिए कि जो कर्नाटक है उसके अंदर तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो 24 को लेकर के 32% के लगभग वोट बैंक पर कब्जा जमाने में अब ये कामयाब रहेगी। आपको बता दूं कि इसमें जो लिंगायत समुदाय है 17% उसका वोट बैंक है। और लिंगायत समुदाय से आपको पता ही है, पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम रहे बीएस येदियुरप्पा वो लिंगायत समाज से हैं और उनको इसीलिए भारतीय जनता पार्टी नाराज नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से सरकार बेशक नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस एक तो उलट पलट का मामला हमेशा चलता है,
फिर कांग्रेस के फेवर में थोड़ी सी चीजें थी क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत उठे थे। उसके बावजूद भी येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने अलग थलग नहीं किया, क्योंकि वो लिंगायत समुदाय का जो वोट प्रतिशत है उससे वाकिफ है और उसको नाराज नहीं करना चाहती थी, जो 17% है। इसी तरह अब जो जेडीएस है, जेडीएस का जो परंपरागत वोट बैंक है वो है वोक्कालिगा। वोक्कालिगा जो समुदाय है, इनका परसेंट जो है कर्नाटक के अंदर 15% है। अब 17% लिंगायत हो गया, 15% जो है ये वोक्कालिगा हो गया। अब आप ये समझ लीजिए कि दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। इसी में एचडी देवेगौड़ा जो हैं, उनके साथ जो ये समुदाय जुड़ता है वो इसीलिए जुड़ता है क्योंकि वो खुद जो है वोक्कालिगा समाज के हैं। तो 32% हो गया। बीजेपी का जो अपना परंपरागत वोट है वो भी, फिर मोदी जी के फेस पर भी वोट पड़ने वाला है। और 2024 में विकास के मुद्दे भी होने वाले हैं। और यहां जैसा कि मैंने जिक्र किया आपको कि कांग्रेस की वादा खिलाफी, ये एक प्रमुख मुद्दा 2024 में रहेगा। और 2024 के चुनाव के रिजल्ट जब आएंगे उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस में फिर टूट होना तय माना जा रहा है। ये बिहार में भी होगा। वहां जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन है वो अमित शाह घोषणा कर ही चुके हैं कि चुनाव होने दीजिए, चुनाव के बाद ये सरकार गिरेगी। अभी ये कैसे भी चला लें, लेकिन 24 के चुनाव के आते आते, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि आरजेडी हो या जेडीयू हो, दोनों पार्टियों के लोग छोड़ करके बिहार के बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और इसी तरह आप देखेंगे कि ये कर्नाटक में भी होने जा रहा है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और वहां प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार बनती तो नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे अभी हालात तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हां ये बात जरूर है कि वहां भी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने सौंप रखी है, झोंक रखी है और वो पूरी ताकत से वहां काम कर रही है। और ये जो कर्नाटक का जेडीयू का साथ आना है, इसका इफेक्ट आप देखेंगे कर्नाटक का इफेक्ट तमिलनाडु में भी दिखाई देगा। यानी चुनाव होने के कुछ पहले जब ये गठबंधन हुआ है, इसका इफेक्ट वहां भी पड़ने वाला है। एचडी देवेगौड़ा का बहुत सम्मान कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु में भी है और वहां समाज पर उसका इंपैक्ट है। तो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ पूरा आप देखेंगे साउथ के अंदर पड़ने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब जो योजना बना रखी है वो साउथ में ही भगवा लहराने की बना रखी है। इसीलिए केरल में भले ही सरकार ना बने, वहां सांसद हो सकता है एक आध कोई बने, लेकिन वहां भी अब नए सिरे से काम शुरू किया है। पीटी उषा जो है वो साउथ से आती हैं, उनको राज्यसभा में भेजा गया है। ये सब कवायद जो की जा रही है ये इसीलिए की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भगवा दिखाई दे, तब माना जाता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है। अभी साउथ अछूता रह रहा था, अब पूरा फोकस साउथ पे किया गया है। और इसीलिए मैं आपको एक और एडवांस, मैं पहले भी बता चुका हूं, कई न्यूज चैनल पे भी आया था कि नरेंद्र मोदी जी इस बार बनारस छोड़कर कन्याकुमारी से लोकसभा की सीट का चुनाव लड़ सकते हैं। और उसका भी कारण यही है कि वहां जो है वो चाहते हैं कि उपस्थिति के साथ साथ वहां अब पैर जमाए जाएं और भारतीय जनता पार्टी को विस्तार दिया जाए। तो ये जो जेडीएस बीजेपी का मिलन है, इसका इंपैक्ट आप देखेंगे पूरे साउथ पे पड़ने वाला है, क्योंकि अब माहौल बदलता हुआ देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है और अब आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य साउथ में अब आप देखेंगे। और मोदी जी की, चाहे आपने देखा संसद के अंदर सिंगोल की स्थापना थी, तमिलनाडु के पंडितों को बुलाया गया, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अब आप देखेंगे कि जैसा परचम आपने भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यहां मेहनत देखी, अब वही मेहनत जो है भारतीय जनता पार्टी साउथ में कर रही है। नतीजे 2024 में बहुत बेहतरीन आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसी उम्मीद जता रही है कि जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से रिजल्ट रहता है वैसा ही लगभग साउथ से भी आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपकी राय इस पर क्या है कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।